अध्याय 1 खंडहर अन्वेषण गलत हो गया। मेरी गांड में आग लगी है। मेरा बटोल जल रहा है। अरे इसे रोको प्लीज। इंसिस और नागभान सिकोड़ते हुए अपने चेहरे को मध्य रूप में लिए फेलिक्स ने कशीदाकारी पर लौटते हुए अपने नितंबों को बाग पकड़ लिया, जिससे उसके गुर्गे से खून की धार बह रही थी। उसकी चीख एक विशाल हॉल के अंदर लगातार गूंज रही थी, जिस पर रंग बिरंगे रत्नों से सजी टाइलें लगी थी। किशोरी अंबर रंग से रंगी हुई थी, जो छत पर लगे दूधिया सफेद रत्नों की कृत्रिम रोशनी में चमक रही थी। उनकी चमकदार रोशनी से न केवल गुणवत्ता बल्कि हॉल के अंदर की हर चीज स्पष्ट रूप से सामने आई थी। सबसे पहले शस्त्रों की माला से शुरुआत हुई थी, जो हॉल के नाजियों में सीधे तौर पर डूबे हुए थे। हर एक के एक हाथ में अलग अलग तरह का हथियार था, जबकि दूसरे हाथ में एक बेरंग रंग की चेन बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे अपनी जान से भी ज्यादा शिकार पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वे 4 बेरंग जंजीरें एक छोटे से मंच से जुड़ी हुई थी, जो हॉल के बिल्कुल बीच में थी। उन्होंने इसे इतना खुला छोड़ दिया कि यह बिना किसी साख के हवा में लटक रहा था। मंच की सतह पर पानी की तरह एक साउंड भरलो तैर रही थी और उसके ऊपर धीरे धीरे धीमी टिमटिमा रही थी, जबकि उसके नीचे 2 शव बिना हिले डुले रखे थे। असल में ये सिर्फ एक शव था, जबकि दूसरा तो सिर्फ काला घटित हुआ था। स्लैम। फेलिक्स की रेनॉल्डन अंततः रुक गई, क्योंकि डेथ का खंडन हो गया था। यदि उसके रोने से धुंधलापन नहीं आया तो उसने देखा कि वह कैथी से टकरा गया था। उसके कबीले के मित्र, जो उसके ही अवशेषों की खोज करने वाली पार्टी में शामिल हुए थे, अपने वंश के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक अवशेषों जैसे तत्वों की तलाश में थे। अफसोस, यहाँ उसने अपनी एक आंख की पुतली को स्ट्रेटेजी से खोदकर बाहर निकली ठंड में रखा था। इससे पहले उसकी आंख पर रंगहीन स्कूटर से बनी एक सुई पर हमला किया गया था, जिसे उस यूनिट ने मंच के शीर्ष पर भेजा था। उसने अपनी आंख मारकर निकाल ली और उस सुई को निकाल लिया और उस नारकीय पीड़ा को रोकने की पूरी कोशिश की जो उसे दे रही थी। अफसोस की बात यह है कि उनके वर्तमान रूप में इस पद के लिए नियुक्त किया गया उपकरण बुरी तरह से विफल हो गया है। खैर, उजले पक्ष को देखें। कम से कम उसका भाग्य फेलिक्स जैसा नहीं था, जो अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह चिल्लाया था जिसकी लॉलीपॉप चोरी हो गई थी। हालांकि उसका दर्द भरी चीखें कुछ हद तक ही कर्कश थी, लेकिन फेलिक्स को पूरी तरह से माफ किया जा सकता था, क्योंकि उसके गुर्गे में भी उसी अग्नि सुई से प्रवेश किया गया था। अंततः और अधिक सहन न कर पाने के कारण वह एक आखिरी चीख मारी और बेहोश हो गई। वह घूमकर चली गई। इससे ये संकेत मिलता है कि वह इस विकट परिस्थिति में क्यों था। सबसे पहली घटना को सामने लाने के कारण ही वह इस स्थिति तक पहुंचा था। 7 दिन पहले फेलिक्स के कबीले के शेयरधारकों ने पास के एक नष्ट हो चुके ग्रह से भारी मात्रा में ऊर्जा के संकेत देखे थे। वे अपने मिशन को पूरा करने के बाद कबीले की ओर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उन डिब्बों को देखा तो नरक में कहीं भी ऐसा नहीं था कि वे उन्हें अनदेखा कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसलिए वे अपना रास्ता बदल दिया और सीधे उस ग्रह की ओर चले गए। गिरावट के तुरंत बाद उन्होंने देखा कि ये संकेत एक नष्ट हो चुके भव्य शहर के नीचे से आ रहे थे। जमीन के अंदर गहराई में ढलानुमा संरचनाएं थीं। किसी ने भी खोजा दल की तरह उनकी इंद्रियां झंझनाती थीं कि यह उनका भाग्यशाली दिन था। अंततः उन्होंने अभी अभी एक वीरान शहर पाया है, जो संभवतः ब्रह्मांड की श्रेष्ठता में से एक था। नष्ट होने के बावजूद शहर की भव्यता ने उन्हें इस निष्कर्ष पर लाया। जैसा कि उन्हें सिखाया गया था, उन्होंने जो कुछ भी पाया उसकी जानकारी अपने कबीले को देने के बजाय लालची ने उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें स्वयं ही असहमत लोगों को वोट देने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि शहर बहुत बड़ा था और इसका आधा हिस्सा भी देखने में उन्हें कई साल लग गए। इसलिए कैप्टन ने 3-3 लोगों की टीम बनाने का प्रस्ताव रखा। फेलिक्स, कैथी और जैडन, जो दुर्भाग्य से जले हुए जंगल में बदल गए थे, उन्होंने एक टीम बनाई और शहर के पश्चिमी हिस्सों का पता चला। जाहिर है, पहले दिन फेलिक्स की टीम को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर उनका ध्यान गया हो। फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे आम रास्ते की खोज कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वे उस स्थान पर सबसे पहले सुरंग थे जहां से संकेत निकल रहे थे। फिर भी वे दूसरे दिन भी खाली हाथ बचे। फिर तीसरा दिन आया और फिर भी अंतिम दिन। चौथा दिन कुछ भी नहीं बदला। थकावट ने उन्हें थका देना शुरू कर दिया। छठे दिन जब वे आशा कर रहे थे, जेदान ने एक नष्ट इमारत की गुत्थियों के नीचे पेशाब करते समय 2 मीटर का छेद देखा। हालांकि अपने सहयोगियों को सुझाव देने के बजाय उन्होंने अकेले ही सुरंग का पता लगाने का निर्णय लिया। पहले आओ पहले पाओ, है न। दुर्भाग्य से जो उससे मिला वह बहुत पहले खोई हुई विरासत पिरामिड या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि एक भारी बहुत लंबा अर्धंधेरा रास्ता था जो किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले गया था। बिना किसी देरी के वह ऊपर चढ़ गया और फेलिक्स और कैथी को सूचित किया गया। वह उदास अर्धंधेरा से दूर बुरी तरह से जा रहा था। इसमें अकेले उस पर ग्रोथ का असर नहीं था। खबर सुनने के बाद फेलिक्स ने निर्णय लिया कि उसने इस स्थिति के बारे में लेखों में नहीं बताया और इसे अपने तक ही सीमित रखा। लेकिन उसे कौन सा दोषी ठहराया जा सकता है। खोज दल में कम से कम 54 ब्लडलाइनर थे। फ्लोरिडा लक्ष्य डिजाइन का सबसे पहला सुपरमार्केट था। फेलिक्स, जो क्रू में सबसे कमजोर ग्रुप का हिस्सा था, उसने सिर पर थपकी के लिए इस तरह के फायदे को लॉन्च करने वाला मूर्ख नहीं बनाया था। जैडन ने भी ठीक वैसा ही सोचा। कथी के बारे में वह बस उन 3 के साथ अकेले जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थी। हालांकि फेलिक्स के कुछ आकर्षक शब्दों ने काम कर दिया, जिससे उसने अपनी चिंता छोड़ दी और उनके साथ रास्ता तलाशने लगी। वे चलते रहे और लगातार 12 घंटे तक चलते रहे, जब तक कि उन्हें रास्ते के अंत में सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई नहीं दी। अगर उनके शरीर उनके रक्त संबंधी एकीकरण से उन्नत नहीं होते तो वे ईमानदारी से रास्ते के बीच में ही थक कर गिर जाते। वे उत्सुक भाव से उस ओर दौड़े। हालांकि जब वे रास्ते के अंत में पहुंचे और देखा कि वह सुनहरी रोशनी क्या दे रही है, तो वे अपनी आंखें फाड़े देखते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। हेरोन एम्बरस्टोन से बना एक विशालकाय टूटा हुआ गेट, ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ आलीशान सामग्री में से एक, जिसे किसी ग्रह के बाहरी कोर से ही निकाला जा सकता है अगर इसके निर्माण की कठोर परिस्थितियां पूरी हों। फिर भी यह कीमती पत्थर, जो केवल किस्मत से ही मिल सकता था, उसका इस्तेमाल एक विशाल द्वार के लिए किया जा रहा था जिसकी ऊंचाई 50 मीटर थी। इसकी चौड़ाई और गहराई का तो कहना ही क्या। वे ईमानदारी से कहें तो अवाक थे और अपनी ही तर्क पद्धति पर सवाल उठाने की कगार पर थे। फिर भी इस द्वार ने उनके पिछले निष्कर्ष को और अधिक ठोस बना दिया कि यह शहर किसी प्राचीन श्रेष्ठ जाति का था। वे जानते थे कि ये जातियां मानव जाति से एक अलग श्रेणी में हैं, चाहे ताकत, संस्कृति, धन या यहाँ तक कि तकनीकी उन्नति के मामले में। दोनों के बीच कोई उचित तुलना नहीं थी। इस खबर से उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि वे उत्साहित हो गए। वे इस बात से उत्साहित थे कि उस गेट के पीछे जो कुछ भी था वह निश्चित रूप से वही था जिसके लिए वे आए थे।
वे टूटे हुए गेट के नीचे एक छोटे से छेद की ओर भागे जो दीवार में चूहे के बिल जैसा दिख रहा था। फेलिक्स लेट गया और पेट के बल रेंगता हुआ मिट्टी और धूल खाता रहा, फिर भी उसकी आंखें एक पल के लिए भी खुशी से चमकती रहीं। उसके गुजरने के बाद कैथी और जैडन एक एक करके उसके पीछे चले गए। अपने कपड़ों पर लगी धूल को झाड़ने के तुरंत बाद उन्होंने सिर उठाया और हॉल की ओर आश्चर्य से देखने लगे, जहां छोटा मंच उन 4 बैंगनी जंजीरों से हवा में लटका हुआ था और सैनिकों की मूर्तियां उन जंजीरों को कसकर पकड़े हुए थीं। फिर भी जिस चीज़ ने उन्हें चौंकाया वह वास्तव में रंगीन लौ थी, जो पानी के गोले की तरह दिख रही थी। अगर यह समय समय पर टिमटिमाती नहीं होती तो वे ईमानदारी से ऐसा मान लेते। फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी अनोखी लौ कभी नहीं देखी या सुनी। वे जानते थे कि उन्होंने जैकपॉट मार लिया है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ऐसी अजीब दिखने वाली लौ प्राकृतिक खजाना न हो। उनकी नज़र में ये लौ अग्नि तत्व उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्राकृतिक खजाना होना चाहिए। यद्यपि उनमें से किसी में भी अग्नि तत्व नहीं था, फिर भी वे इसे यूनिवर्सल वर्चुअल रियलिटी यूवीआर में ढेर सारे सुप्रीमेसी सिक्कों के बदले बेच सकते थे। वे एक दूसरे को जल्दी जल्दी देखते रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वहाँ सिर्फ एक ही लौ थी, लेकिन वे 3 थीं। ये स्पष्ट था कि अपने स्थानिक कार्ड में लौ को पकड़ने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना कोई विकल्प नहीं था। वे कबीले के साथी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे घनिष्ठ मित्र थे। अचानक फेलिक्स अपने साथियों के चेहरे पर बदसूरत भाव की परवाह किए बिना प्लेटफॉर्म की ओर भागा। उसने उन्हें सोचने के लिए एक सेकंड भी नहीं दिया और फिर उन्हें अपने पीछे भागने पर मजबूर कर दिया ताकि वे उसे पकड़ सकें। फिर भी उसने चुपके से अपनी गति धीमी कर दी, जिससे वे दोनों जल्दी से उससे आगे निकल गए। उन्हें उसकी धीमी गति में कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वे जानते थे कि वह शायद रास्ते में उनके लंबे चलने से अभी भी थका हुआ था। फेलिक्स ने अपनी गति धीमी कर दी जब तक कि वह अचानक रुक नहीं गया और उस गड्ढे के पास चला गया जहां से वे आए थे। यदि उन दोनों का पूरा ध्यान रंगीन ज्वाला पर केंद्रित न होता तो वे देख लेते कि वह बच निकला है। ओह, ताज़ी आत्माएं प्राप्त करना बुरा नहीं है। अचानक फेलिक्स, कैथी और जैडन सभी अपने मन में एक दिव्य आवाज सुनकर सदमे में जम गए, मधुर और मोहक, जिसे सुनकर शायद शैतान भी अपनी सतर्कता कम कर दे। कैथी और जैडन, जो ज्वाला आत्मा के सबसे करीब थे, तुरंत पीछे मुड़े फेलिक्स की ओर भागने की योजना बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि किसने बात की और वे पता लगाने के लिए अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहने वाले थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें जितना संभव हो सके उतना पीछे हटने के लिए कहा। दुर्भाग्यवश जिस क्षण वे ज्वाला आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए और उसे जगाया, उनका जीवन लगभग बर्बाद हो गया। उफ उफ, 2 रंगीन ज्वाला सुइयां प्रकाश की गति से उनके सिरों पर फेंकी गईं। एक जैडन के कान में घुस गई और दूसरी कैथी की आंख में। क्या? इससे पहले कि फेलिक्स का दिमाग ये समझ पाता कि अभी क्या हुआ था, उसने 2 दर्दनाक चीखें सुनी जो उसने अपने पूरे जीवन में सुनी हुई किसी भी चीख से कहीं अधिक थीं। उसकी नज़र अपने 2 कबीले साथियों पर पड़ी जो जाल में फंसी मछलियों की तरह इधर उधर छटपटा रहे थे। उसके पैर अकड़ गए और वह एक कदम भी पीछे नहीं हट सका। वह बस डर के मारे देखता रहा। कैथी अपनी 2 उंगलियों से अपनी आंख की पुतली में गहरी खुदाई कर रही थी, सुई को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अफसोस, उसने खून से लथपथ अपने पीले हाथ से अपनी आंख की पुतली के अलावा कुछ नहीं निकाला। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस चिल्लाती रही और दर्द खत्म होने की भीख मांगती रही। दुख की बात है कि न तो उसकी इच्छा पूरी हुई और न ही कोई उसे बचाने आया। उसने बस 2 आखिरी सिसकारियां भरीं और फिर हमेशा के लिए चुप हो गई। अरे, वह तो गेंद पर कब्जा करने का पहला चरण भी नहीं संभाल पाए। हमेशा की तरह इस बात से भ्रमित होकर कि कैसे चीजें इतनी तेजी से बढ़ गईं, फेलिक्स ने अपना ध्यान कैथी की लाश से हटाकर अप्रत्याशित रूप से जैडन पर केंद्रित कर लिया, जो अभी अभी बोल रहा था। अचंभित होकर उसकी आंखें सीधे जैडन से मिलीं और तुरंत समझ गया कि यह निश्चित रूप से कोई और है। हालांकि जैसे ही जैडन ने अपना मुंह खोला, फिर से बोलने की कोशिश की, उसका शरीर जलने लगा। पहले उसके हाथ और पैर राख में बदल गए, उसके बाद उसका धड़ और सिर भी राख में बदल गया। उसके शरीर में केवल उसकी काली हो चुकी हड्डियां ही बची थीं। शट अप, एक और विफलता। मैं इस घटिया जगह से तंग आ चुका हूँ। यहाँ पहले से ही 20 मिलियन साल की कैद हो चुकी है। मैं अब तंग आ चुका हूँ। ज्वाला आत्मा ने फेलिक्स के मन में शाप दिया, जिससे वह अपनी मूर्छा से जाग गया। बेटा, बेहतर होगा कि तुम मुझे भी निराश न करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। बिना एक पल की देरी किए फेलिक्स पलटा और फर्श पर लेट गया और उस छेद के अंदर वापस जाने और इस शापित जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लड़ने का विचार उसके दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि उसने देखा कि उन सुइयों की गति कितनी तेज थी। वह जानता था कि उसकी सभी रक्त संबंधी क्षमताओं के पास उनसे बचाव का एक भी तरीका नहीं था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर वह छेद से अंदर गया तो उसका सिर उन सुइयों से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जो स्पष्ट रूप से उसके कमजोर अंगों को निशाना बना रही थी, उसके मस्तिष्क तक पहुंचने और उसकी चेतना में प्रवेश करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे पहले वालों ने तुम्हारी तरह ही रणनीति नहीं अपनाई होगी? वह एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह हंसी और बोली, मैं हमारी आत्माओं को एक साथ मिलाने में सफल नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम मैं अपने संग्रह में एक और बटहोल कौमार्य जोड़ लूंगी। इसके लिए धन्यवाद, उसने ईमानदारी से कहा। फेलिक्स ने जो सुना उससे वह बुरी तरह डर गया और उसने पलटकर अपनी गांड बचाने की कोशिश की, लेकिन छेद इतना तंग था कि वह इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता था। 1 मिनट रुको, चलो बातें करते हैं, उसने कर्कश आवाज में अनुरोध किया, उम्मीद करते हुए कि वह दूसरी तरफ से गुजरने के लिए कुछ सेकंड खरीद लेगा। दुर्भाग्यवश जिस क्षण उसका धड़ छेद के अंदर गया और उसका निचला शरीर बाहर खुला रह गया, उसने आत्मा की ज्वाला को संतुष्टि से कहते सुना, पूर्णता जैसी सभी चीजें होनी चाहिए। नहीं, वह अवचेतन रूप से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि एक बलात्कारी उसके पिछवाड़े को निशाना बना रहा है। ओह, सुई सीधे उसके गुदा में जा लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तीर निशाने पर लगा हो। इतनी सटीकता से निशाना लगाने के लिए फ्लेम स्पिरिट ने हजारों बार अभ्यास किया होगा। मेरी गांड पिघल रही है। आपकी नींद खराब करने के लिए मुझे खेद है, कृपया मुझे जाने दीजिए। इसके बाद हॉल और अर्धअंधेरे रास्ते में चीखों और गिड़गिड़ाहटों की एक सिम्फनी गूंज उठी। फेलिक्स हिलने की कोशिश करता रहा, दर्द को थोड़ा कम करना चाहता था, लेकिन जिस छेद में वह फंसा हुआ था उसने उसे लगभग असंभव बना दिया। इस प्रकार वह अपना चेहरा मिट्टी पर टिकाए और हाथों को अपने नितंबों पर कसकर जकड़े हुए पीछे की ओर रेंगने लगा। अपना पूरा शरीर बाहर निकालने के तुरंत बाद वह गड्ढे से कैथी की लाश की ओर लुढ़कने लगा और पीछे खून का एक लंबा निशान छोड़ गया। दोनों के बीच की दूरी कोई मजाक नहीं थी। वह सचमुच बहुत ठंडा हो गया। ... फेलिक्स की चेतना के सागर के अंदर
एक रंगीन ज्वाला धीरे धीरे एक महिला का आकार लेने लगी, जिसके कंधे तक लंबे लहराते लाल बाल थे जो क्रिस्टल की चमक से चमक रहे थे। सिट्रीन पीले रंग की आंखें जो सितारों की तरह प्रकाश और गर्मी की किरणें बिखेरती हैं। उनके ऊपर अविश्वसनीय रूप से कलात्मक काली बाहें, जबकि उनके नीचे एक सुंदर सीधी नाक और चौड़े और कामुक चमकीले लाल होंठ। ये सभी आकर्षक विशेषताएं एक निर्दोष सुंदर पीले चेहरे में समाहित थीं, जो एक घंटे के आकार के सुडौल शरीर और एकदम सही आकार की छाती और पीछे के भाग पर थी। जिसने भी इस अलौकिक सौंदर्य को देखा वह इस बात से सहमत होगा कि केवल ब्रह्मांडीय सौंदर्य ही उसकी तुलना कर सकता है, चाहे उनकी जाति या लिंग कुछ भी हो। दुर्भाग्यवश यह अद्भुत छवि उस समय तुरंत खराब हो गई जब वह जोर जोर से हंसते हुए अपने शरीर के सभी अंगों को छूने लगी। आखिरकार 20 मिलियन वर्षों के कारावास के बाद और लाखों आत्माओं के साथ तालमेल बिठाने में मैं असफल रहा। अंततः मुझे वह आदर्श आत्मा मिल गई जो बिना किसी विरोध के मेरी आत्मा से मेल खाती है। मैं कानून की मूल असना अंत में मुक्त होने जा रहा हूँ। अचानक उसने अपनी खुशी को शांत किया और सोचा, चाहे कुछ भी हो मुझे इस आत्मा पर नियंत्रण करना ही है, भले ही मुझे अपने नियमों का कुछ हिस्सा त्यागना पड़े। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसके तुरंत बाद उसका रूप धुंध में विघटित होने लगा जो चेतना के पूरे सागर को ढकने के लिए फैल गया। हालांकि जैसे ही उसने धुंध को प्रज्वलित करने की कोशिश की ताकि वह इस चेतना को जला दे और इसे प्रतिस्थापित कर दे, क्रोध और अपमान से भरी एक चीख उस जगह पर गूंज उठी, मेरी लाश पर बूढ़ी डायन। चेतना का सागर जो कुछ ही सेकंड पहले शांत था, दीवारों से टकराती लहरों के साथ ऊपर उठने लगा और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। समुद्र की गर्जना ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। लहरें आत्मा की बाधा को तोड़ती रहीं, उसे ध्वस्त करने की कोशिश करती रहीं। असना को तुरंत समझ में आ गया कि फेलिक्स क्या कर रहा है और वह भयभीत स्वर में चिल्लाई, बंद करो बेवकूफ, क्या तुम हमेशा के लिए खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? उसने जल्दी से उसे तर्कपूर्ण ढंग से मनाना शुरू किया, कृपया रुकें, भले ही मैंने आपकी चेतना के सागर को नष्ट कर दिया हो, फिर भी आपको बाद में पुनर्जीवित किया जा सकता है, या कम से कम किसी अन्य रूप में पुनर्जन्म हो सकता है। और भले ही आपने अपनी आत्मा को विस्फोटित कर दिया हो, मैं आपके साथ नहीं मरूंगी। फेलिक्स, जो अभी अभी अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव से जागा था, अब उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मैं ब्रह्मांड में एक शून्य प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं तुम्हें वह दूं जो तुम चाहती हो। यह मेरे गुदा कौमार्य के लिए है। उसने आखिरी बार चिल्लाया जैसे ही चेतना के सागर पर उसकी आत्मा की दीवार ढहने लगी। क्रैश क्रैश, तुम पागल हो, असना निराशा में चिल्लाई। फिर अचानक उसका चेहरा भी पागल हो गया। मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता। मैं उसकी आत्मा के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू करूंगा, और अगर यह नष्ट हो गया तो मेरा अस्तित्व भी इसके साथ मिट जाएगा, क्योंकि हमारी आत्माएं जुड़ी होंगी। भले ही यह वह स्वतंत्रता नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, लेकिन मैं इस जेल में एक और सेकंड बिताने के बजाय मिट जाना पसंद करूंगा। कुछ ही पलों बाद उसने सफलतापूर्वक विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली। उसने राहत की सांस ली और एक शांतिपूर्ण हल्की मुस्कान के साथ विस्फोट होने का इंतजार करने लगी। हॉल के भीतर एक विस्फोट जिसकी शक्ति पृथ्वी के बुढ़ापे के परमाणु बम के समान थी, अचानक फट गया, नष्ट हो गया। बस जैडन की हड्डियां और कैथी की लाश बाकी, बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। डॉट डॉट डॉट। विस्फोट के समय उसी आकाशगंगा के केंद्र के पास जहां फेलिक्स उस समय था, एक खगोलीय आकार की आंख ने चुपचाप अपना पर्दा खोल दिया। उसकी पुतली एक ब्लैक होल की तरह काली थी, उस पर एक भी प्रकाश कण परावर्तित नहीं हो रहा था। उसने विस्फोट की दिशा की ओर देखा और सोचा, क्या उस स्थान को कुछ हुआ है जहां मुझे कैद किया गया था? वह एक ही स्थान को देखता रहा और तुरंत ही उसने एक दर्पण बना दिया जिसमें उस समय से लेकर अब तक घटित हुई सभी घटनाएं दिखाई देने लगी जब अंतरिक्ष यान खंडहर पर पहुंचा था। दिलचस्प बात यह है कि उस चुड़ैल को अंततः एक ऐसी आत्मा मिल गई जो बिना किसी विरोध के उसकी बेशर्म आत्मा को संभाल सके। फिर जब उसने फेलिक्स को अपमान के कारण खुद को उड़ाते हुए देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। हा, तुम इसी के लायक हो, तुम कमीनी। अगर उन बूढ़े लोगों ने देखा कि तुमने क्या किया तो वे शायद यूनिगन रेस की छवि खराब करने के लिए तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन चूंकि तुम इतनी स्वतंत्रता चाहते हो, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं हमारी जाति के नियमों को तोड़ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने विस्फोट को देखा और समय अचानक वहीं रुक गया। सब कुछ उसी स्थिति में लटक गया। आंख ने विस्फोट के भीतर गहराई से देखा और एक आत्मा का एक टुकड़ा देखा जो बुझने की प्रक्रिया में था। फिर उसने 2 उंगलियां भेजी जो अंतरिक्ष समय में यात्रा करती थीं और उसे तेजी से उसके स्थान की ओर ले जाती थीं। 2 मिनट बाद आंख लगातार उस आत्मा की झलक को जिज्ञासा से देखती रही। उसे एहसास हुआ कि उन दोनों की आत्माएं आपस में मिलकर एक हो गई हैं। लेकिन फेलिक्स की आत्मा का उस पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए अगर वह असना को जीवन का दूसरा मौका देना चाहता था तो फेलिक्स को उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वह सिर्फ उसकी आंखों के सामने देख रही होगी और उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। हे, यह उसे हल करना है, मुझे नहीं। प्रसन्न होकर उसने आखिरी बार उस लौकी को देखकर ठहाका लगाया और फिर उसे उसकी विशालकाय पुतली पर फेंक दिया। नेत्रप्राणी ने थकावट के कारण अपनी आंख को धीरे धीरे बंद कर लिया तथा अंतरिक्ष समय के नियमों का अत्यधिक प्रयोग करते हुए उन्हें दूसरे समय में भेज दिया। सुरक्षित यात्रा, वह आखिरी बार बुदबुदाया। अध्याय 2, नई शुरुआत। उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य में एक द्वीप पर समुद्र तट के पास एक उपेक्षित रिजॉर्ट होटल बनाया गया था। मंदबुद्धि रोशनी वाले कमरे में एक साधारण अलौकिक जग उठा। उसकी पसंद पर भोजन था और वह हर बार गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपने सिर को खरोंच पकड़ से लिया और अपने मस्तिष्क में गहराई तक जाने की कोशिश की ताकि उस दर्द को दूर किया जा सके जो उसे झपकी के दौरान हो रही थी। आरोग, हालांकि उसने जल्द ही अपने निरर्थक प्रयास को नीचे छोड़ दिया और एक लंबी चीख दिखाई दी और अचानक मुड़कर गिर गई। उसके सामने चिल्लाते हुए कमरे के दरवाजे के गार्डों को घूरते हुए देखा गया। उनमें से एक गार्ड के हाथ में बंदूक थी जो फास्ट की ओर से चली गई। युवा मास्टर फेलिक्स, आप क्या ठीक है? उसने चिल्लाकर पूछा। फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने उसे लात मारी। उसने एक आंख से कमरे के अंदर झांका। उसने देखा कि फेलिक्स अपनी सेक्सी पर लेटा हुआ है और उसकी चारंस पर मैग्लेज की एक परत जमी हुई है, जैसे किसी ने उन पर पेशाब कर दिया हो। यदि फेलिक्स के 14वें भाई की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वे उससे शर्मिंदा होकर मार डालेंगे। अंगरक्षक ने आगे बढ़ाया और फेलिक्स के मुखिया की जांच की गई कि वह क्या जीवित है। जब उसने पुष्टि की कि फेलिक्स मेरा नहीं है और एक कठिन दुश्मन है, तो उसने राहत की सांस ली। उसे पता था कि अगर उसके रहने वाले फेलिक्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो परिवार निश्चित रूप से उसे मौत की सजा देगा।
उन्होंने रूम सर्विस को बुलाया और सख्त कपड़े में आदेश दिया, आपके पास 5 मिनट है, एक टॉनिक बनाएं जो कोई भी आपकी मदद के लिए आ सकता है, जल्दी से जाइए। 6 मिनट बाद फेलिक्स उस वीडियो में नाकाबंदी टॉनिक का हमला हुआ था सच में आया और उसने जेल में डाल दिया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन है जो मुझे अपने बेटे जैसा दिखता है, वह मेरा पिता क्या है? लेकिन वह शामिल है, क्या मैं भी हूँ? इससे पहले कि उनके विचार और अधिक उलझन में स्मृतियों का एक विशाल भंडार तीव्र गति से उनके मस्तिष्क में भर गया। दुर्भाग्य से आत्मा के व्यवसाय के बाद उनकी पहली से ही खराब मानसिकता उन सभी का भार एक साथ नहीं बनी। इस प्रकार वह फिर से असंतुलित हो गई। उनके सिर के गुच्छे से लेकर प्लॉप जैसी आवाजें निकली और घूम गईं। उस आवाज को सुनकर अंगरक्षक की आत्मा तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह अपने मन में दोहरा रही थी, मैं इतना मर गया, इतना मर गया, इतना मर गया। उसे एहसास हुआ कि फेलिक्स को शायद जहर दिया गया था। आखिरकार कोई भी बिना किसी कारण के एटॉमिक नहीं होता, एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार। उसने अपने हाथों में राखी टॉनिक को ऐसे देखा जैसे वह कोई दिव्य विद्या हो और उसे फेलिक्स की नाक के नीचे रख दिया और सत्यता से प्रार्थना की कि फेलिक्स जाग जाए और फिर से विश्वास न हो। फेलिक्स ने फिर से उस गंदे टॉनिक की गंध महसूस की और जाग गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में स्पष्टता थी। उसके पिछले जीवन की यादें उसके दिमाग में एक क्रम के साथ खुद को फिर से व्यवस्थित करने लगीं। उन्हें देखने के बाद वह विजय के भाव से मुस्कुराया, जैसा कि योजना बनाई गई थी। मेरे जैसा कोई व्यक्ति इतनी घटनाहीन जिंदगी कैसे जी सकता है? अपमान और घायल अभिमान के कारण अपनी आत्मा को नष्ट करने के मेरे साहस ने ही किसी सत्ता को मुझे जीवन में दूसरा मौका देने के लिए प्रेरित किया होगा। जब वह शेखी बघा रहा था तभी अचानक एक दूसरी आवाज ने बीच में आकर कहा, कमीने, तुम्हारी शर्म की कोई सीमा नहीं है, ये बताने में भी कि तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारी योजना का हिस्सा था। तुम्हें वाकई कुछ गंभीर मदद की जरूरत है। इस घृणित आवाज को पहचानते ही फेलिक्स की मुस्कुराहट तुरंत सख्त हो गई। वह उस चुड़ैल की आवाज को कैसे नहीं पहचान सका जिसने उसे पिछले जीवन में सबसे दर्दनाक अनुभव से गुजरने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने शीघ्र ही इनकार में अपना सिर हिलाया, मैं शायद उस मानसिक आघात के कारण चक्कर खा रहा हूँ जो मुझे तब मिला जब वे यादें मेरे मस्तिष्क में उमड़ पड़ी। ऑनलाइन देखी गई एक स्थिति को याद करके उनकी आंखें चमक उठी। ये PTSD नामक मानसिक स्थिति होगी। निश्चित रूप से मुझे ये बीमारी उन सभी दर्दनाक परिस्थितियों के बाद हुई है जिनसे मैं गुजरा हूँ। वह बस खुद को समझाता रहा, जरूर जरूर, ये सिर्फ यही हो सकता है। असना ने निराश होकर आह भरी, क्या मैं इस बेवकूफ के साथ हमेशा के लिए फंसी रहूंगी? फेलिक्स ने उसे जोर से गाली देते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, दुष्ट चुड़ैल हो और कौमार्य का हनन करने वाली हो। अंगरक्षक, जो फेलिक्स के मानसिक रूप से टूटने की पूरी प्रक्रिया के दौरान चुपचाप खड़ा था, ने उसे यह कहते हुए सुना और महसूस किया कि जो आत्मा अभी अभी उसके शरीर में लौटी थी वह फिर से बाहर निकल आई है। उसके दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, मैं खत्म हो गया। जहर उसके दिमाग में घुस गया है और उसे मूर्ख बना दिया है। वह पहले से ही मीडिया में कल की सबसे बड़ी खबर की कल्पना कर सकता था। मैक्सवेल परिवार के वारिसों में से एक मंदबुद्धि बन गया और इंटरनेट के किसी छिपे हुए कोने में एक मेहनती आदमी का गायब हो जाना। उस छवि को देखते ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे। फेलिक्स को तुरंत एहसास हो गया कि उसके मन की बात पढ़कर वह असली मुसीबत में फंस गया है। अब उससे बचकर निकलना संभव नहीं था क्योंकि वह शायद उसकी चेतना में कैद हो चुकी थी। असना उसके निष्कर्ष से खुश थी। फेलिक्स, हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए पूरा समय है, लेकिन अब तुम्हें बाहर की स्थिति को ठीक करना होगा। वह बेचारा किसी कारण से रो रहा है। फेलिक्स जानता था कि वह सही थी, इसलिए उसने अंगरक्षक पर ध्यान केंद्रित किया जो इस तरह रो रहा था जैसे उसका जीवन समाप्त हो गया हो। वह अपने बिस्तर पर चला गया और अंगरक्षक के कान में फुसफुसाया, जैक, यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैंने बाजार में उपलब्ध कुछ नई दवाओं का सेवन किया है जिससे मेरी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है। फिर वह अपने कमरे में गया और एक दराज खोला जिसमें उसने अपनी नकदी रखी थी और $500 निकाले। वह जैक के पास वापस आया और उसे अपने सूट की साइड पॉकेट में रख लिया। बाहर जाओ और उन्हें बताओ कि मैं एक डरावनी फिल्म देख रहा था, इसलिए मैं चिल्लाया। उसने अपना कंधा थपथपाया और कहा, जाने से पहले अपने साथ चादरें ले जाओ और उन्हें हटा दो। नए नॉवेल्स के लिए नो भी 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। जैक ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। जैसे ही वह चादरें लेकर बेडरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने फेलिक्स की आवाज सुनी, और जो दरवाजा तुमने तोड़ा है उसे ठीक करने के लिए किसी को भेजो। चिंता मत करो युवा मालिक, 10 मिनट में दरवाजा बदल दिया जाएगा। असना ने देखा कि जैक चला गया है तो बोली, अब जब तीसरा पहिया यहाँ नहीं है तो चलो अपनी बातचीत जारी रखें। तुम्हारे बारे में बात करने की क्या बात है चुड़ैल? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने झुकने या सहयोग करने वाला नहीं हूँ। मेरे प्यारे फेलिक्स, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ? उसने दुखी स्वर में समझाया, हमारी आत्माएं आपस में मिलकर एक हो गई थीं, और किसी अनुचित कारण से तुम्हारे पास मुख्य शरीर का नियंत्रण है। इस बीच मैं केवल तुम्हारी आंखों से जो कुछ हो रहा है उसे देख सकती हूँ और हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, और मुझे लगता है कि तुम भी चाहते हो कि मैं जितनी जल्दी हो सके चली जाऊं, है ना? फेलिक्स कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और बोला, सबसे पहले जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लायक है, और दूसरी बात, तुम गलत हो। आखिरकार मैं तुम पर एहसान करके तुम्हें मुक्त क्यों करना चाहूंगा? हम हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए बस आराम करो और मुझे अपना जीवन जीते हुए देखने का आनंद लो। वह दुष्टता से हंसा। असना उसके दावे को सुनकर नाराज नहीं हुई, क्योंकि उसने उसकी यादों से जो पढ़ा था उसके आधार पर उसे पहले से ही इस उत्तर की उम्मीद थी। उसने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम लंबा खेल खेलना चाहते हो, मैं कदम दर कदम तुम्हारा साथ दूंगी, इसलिए चिंता मत करो और बस अपने जीवन का आनंद लो, अगर तुम ऐसा कर सको तो, उसने धीमे स्वर में कहा। जब फेलिक्स ने आखिरी भाग सुना तो उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव उभर आए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ा और सोचा, लाओ चुड़ैल, देखते हैं कौन टिकता है।
15 मिनट बाद वह आईने के सामने स्थिर खड़ा था, क्योंकि उसमें उसका औसत से बेहतर चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। छोटे घुंघराले बिजली जैसे सुनहरे बाल, गहरी पलकों वाली ब्लूबेरी आंखें और पतली भौहें, वहीं उसकी नाक उसके नीचे लाल पतले होठों के साथ चुनौतीपूर्ण ढंग से खड़ी थी। दूसरी ओर उनका शरीर हर तरह से औसत था। उनकी ऊंचाई 177 सेमी और वजन 60 किलोग्राम या 132 पाउंड था। अपनी युवा छवि को देखते हुए उसने आश्चर्य से अपनी थोड़ी रगड़ी, कितना सुंदर और नेक चेहरा। फिर भी मैं जीवन भर अकेला क्यों रहा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि महिलाएं मेरे साथ होने पर खुद को हीन और अयोग्य समझती हैं, और यही कारण है कि वे मेरे बारे में कोई भावना नहीं रखती। यही कारण होगा। उसने बेशर्मी से खुद की तारीफ की। असना ने अपनी आंखें घुमाई और इस आत्ममुग्ध मूर्ख को नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 3, पारिवारिक परंपरा। दर्पण के सामने अपनी युवा छवि को निहारने के बाद फेलिक्स ने अपनी पोशाकें शुरू की और वर्तमान युग के बारे में दर्शन दिए जिसमें वह अभी भी थी। उनकी वर्तमान यादों के आधार पर उनका विश्वास था कि उन्हें आधुनिक युग में वापस भेजा गया है, एक ऐसा युग जहां पृथ्वीवासी अभी भी अपने छोटे से ब्लू ग्रह पर शांति और सद्भावना के साथ रह रहे थे। लेकिन ये जल्द ही बदल जाएगा, क्योंकि द सुप्रीमेसी गेम्स इन्विटेशनल, जिसने पहली बार दुनिया को उल्टा पुलट कर दिया था, भविष्य में दोबारा सामने आएगा। यह उनकी भविष्य की परिभाषा के लिए और भी बेहतर था। अपने पिछले जीवन की यादों का उपयोग करके वह बिना किसी संदेह के खेल में विशेषज्ञ के रूप में आ सकता था और रैंकिंग की सीढ़ी पर पहले से भी अधिक चढ़ सकता था, जिससे उसे ऐसे पवित्र स्थानों के बारे में पता चला उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी शक्ल सूरत पक्की और गंभीर हो गई और उन्होंने दृढ़ता से कहा, इस बार मैं प्यासा नहीं रहूंगा और अपना समय बेकार में नहीं टूटूंगा। यदि वह अपने वंश संबंधी एकीकरण में समर्पित और मेहनती होता है तो उसे कबीले द्वारा ऐसे कठिन मिशन के लिए नहीं भेजा जाता है, बल्कि मुख्यालय में ही साधारण सामान्य लोगों की तरह संरक्षित और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। दुख की बात यह है कि असना द्वारा उसकी गांठ को आग में छुपाया गया था। दिए गए विवरण से मिले इस पाठ को सीखने के बाद वह केवल अपने नितंबों को दर्द के साथ पचावे के साथ पकड़ सका था। उसके चेहरे पर दर्द का भाव जल्द ही दृढ़ स्थिर भाव में बदल गया, जो उसे देखने वाले को मोहित कर देगा। मुझे फिर कभी उस तरह का कष्टदायक दर्द महसूस न हो, इसके लिए मैं सभी से अधिक मेहनत नहीं करूंगा। मैं वेतन तक का प्रयास करूंगा। कोई भी मेरे साथ फिर से अभ्यास नहीं करेगा, किसी को भी नहीं। ड्राक। उसने तब तक मुक्का मारा जब तक वह टूट नहीं गई। कांच के छोटे छोटे टुकड़े हर जगह गिर गए। जल्द ही वह खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। मुझे छोड़ो, में जाओ, वह पीड़ा में चिल्लाया। उसने ये भूल चुकाई थी कि अब वह 17 साल का था और उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह एक सामान्य श्रेणी एक के जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जैक और अन्य अंगरक्षक जो दरवाजे के पास थे, उन्होंने फेलिक्स की दहाड़ और शीशे की आवाज सुनी। जैसे ही दूसरे अंगरक्षक ने दौड़ने की चाहत के लिए फेलिक्स का हालचाल शुरू किया, जैक ने उसे अपने हाथ से रोक दिया। चिंता मत करो, यह कोई गंभीर बात नहीं है। युवा मास्टर शायद एक गर्म खून वाली फिल्म देख रहे हैं और यह उन्हें इस स्थिति में ले आया। जबकि उनका वास्तविक विचार था, युवा मास्टर फेलिक्स शायद फिर से विभिन्न प्रकार की औषधियां पर हैं। अपने मन में उसने सबसे पहले एक तथ्य के रूप में इसे स्वीकार किया था, क्योंकि यह काफी विश्वसनीय था। आखिरकार इस निर्जन द्वीप पर समुद्र तट पर जाने और कुछ करने को भी नहीं था। अगर स्टारलिंक इंटरनेट नहीं होता, जो केबल के बजाय उपग्रहों का उपयोग करता है, तो फेलिक्स शायद पहले ही पागल हो गया होता। बेडरूम के अंदर फेलिक्स पट्टी बंधे हाथ से फर्श से शीशे के टुकड़े उठा रहा था। मेरे फोन के अनुसार वर्तमान वर्ष 1 जून 2024 है। अगर मुझे सही से याद है तो आमंत्रण 15 दिन बाद आएगा, जो मेरे लिए बाद में योजना बनाने के लिए एक आदर्श अवधि है। थोड़ी देर बाद उसने फर्श साफ करना समाप्त किया और अपने स्पोर्ट्स शूज पहनकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वह होटल और द्वीप की मौजूदा स्थिति का जायजा लेना चाहता था। मैं होटल से लंबी सैर के लिए निकल रहा हूँ, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी पीठ पीछे किसी को गुप्त रूप से भेजने की हिम्मत मत करना, समझे? उसने अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद जैक को निर्देश दिया। हाँ युवा मालिक, बस अपनी सैर का आनंद ले, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। फेलिक्स ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। अच्छा, इसी तरह मेरे आदेशों का पालन करते रहो और जब मुझे परिवार से मेरे हिस्से मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने निजी अंगरक्षकों के प्रमुख के रूप में पदोन्नत कर दूंगा। जैक ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है युवा स्वामी। इसके बाद फेलिक्स होटल की भयावह स्थिति का विस्तार से निरीक्षण करते हुए लिफ्ट की ओर चला गया। क्या मेरा दिमाग बकवास से भरा हुआ था जब मैंने अपनी युवावस्था की परीक्षा के रूप में इस व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का फैसला किया था, या क्या? वो कुछ मिनट तक चलता रहा, जब तक कि उसकी नजर जंग लगी लिफ्ट पर नहीं पड़ी, जिसके दरवाजे पर एक बोर्ड चिपका हुआ था जिस पर लिखा था कि रखरखाव के लिए बंद है। ऐसा ही लगा। फेलिक्स ने निराशा में आह भरी। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा और उसने उन सीढ़ियों को देखा जो एक खाई की ओर जा रही थी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लिफ्ट को एक बार और हमेशा के लिए ठीक करना प्राथमिकता है। मैं हर दिन उन सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकता, मेरे घुटने टूट जाएंगे। उन्होंने खुद को संभाला और अपनी 17 साल पुरानी यादों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। अगर उसे सही से याद है तो उसने 16 साल की उम्र में वयस्कता परीक्षण के लिए इस रिजॉर्ट होटल को चुना था, जो कहीं बीच में था, ताकि वह परीक्षण के 5 साल आराम कर सके और धूप सीख सके। उसने जल्द ही अपने युवा आलस्य को धिक्कारा, जिसकी उन्हें बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिर जब दूसरे लोग अपनी कंपनियों, होटलों, रेस्तराओं को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे जिन्हें उन्होंने अपना मिशन बनाया था, वहीं दूसरी ओर वह यहाँ नमकीन मछली की तरह धूप सीख रहा था। अपने परीक्षण के प्रति इस लापरवाही की उन्हें बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी जब सुप्रीमेसी गेम्स का निमंत्रण आया। अन्य जूनियर जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, भले ही उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं रहा, फिर भी उन्हें परिवार द्वारा पोषित किया गया ताकि उन्हें यूएसए की राष्ट्रीय टीम में भेजा जा सके। इस बीच उनके जैसे आलसी लोगों को, जिन्होंने परिवार की वयस्कता की परंपरा को मजाक के रूप में लिया था, बुजुर्गों के बोर्ड द्वारा कड़ी सजा दी गई।
चूंकि उसके माता पिता और अन्य करीबी रिश्तेदारों की किसी न किसी तरह से मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए परिवार में अब उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे ही वह अपनी शिकायत जारी रखना चाहता था, उसे अपने माता पिता की याद आ गई। वह उन चंद लोगों में से एक था जो उस भेड़िए की मांग में उससे प्यार करते थे, जहां अपने लिए लाभ प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा आम बात थी और ऐसा करने के लिए हर तरीके की अनुमति थी जब तक कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। उनके माता पिता अपने व्यवसाय संचालन कौशल के कारण मैक्सवेल परिवार में काफी लोकप्रिय थे। जैसा कि उनके पिता ने उच्च दक्षता के साथ 5 वॉल स्ट्रीट निवेश फंडों का प्रबंधन किया, बिना किसी विफलता के अपने सभी वांछित निवेशों में लाभ कमाया। अपडेट के लिए noblebind.com पर जाएं। इस तरह की सफलता की गारंटी के कारण व्यापार जगत में हर कोई उन्हें स्पाइडर के नाम से पुकारने लगा, क्योंकि उनकी निवेश संबंधी समझ बहुत तेज थी। इस बीच उनकी मां ने दुनिया भर में दर्जनों 5 सितारा होटलों और कुछ 3 सितारा माइकल रेस्तरां का प्रबंधन किया। उनकी प्रतिष्ठा उनके हाथों में चरम पर पहुंच गई, क्योंकि हर ग्राहक या आलोचक जो उनके पास आया या वहां खाया, उसने केवल अच्छी टिप्पणियां ही छोड़ी। दुर्भाग्यवश जब वे फेलिक्स को उसके 11वें जन्मदिन पर आश्चर्यचकित करने के लिए परिवार के मुख्यालय जा रहे थे, तो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। खैर, उन्होंने उसे आश्चर्यचकित करने में सफलता प्राप्त कर ली जब उसने अपने कमरे में अकेले अपना जन्मदिन का केक काटते समय उनकी मृत्यु की खबर सुनी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि इस घटना से युवा फेलिक्स को कितना आघात पहुंचा होगा। उस क्षण से वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया। वह बेशर्म, चंचल हो गया, अपने चचेरे भाइयों के साथ शरारतें करने लगा, उन्हें रोजाना धमकाता था जब तक कि वे उसके अस्तित्व से डरने लगे। उन्होंने बड़ों से शिकायत की कि उसे सजा दी जाए, लेकिन बड़े लोग जानते थे कि उसका चंचल व्यक्तित्व सिर्फ उसके दिल की गहराई में छिपे दर्द और अकेलेपन के डर को छुपाने के लिए ही उभरता है। इसलिए उन्होंने एक आंख बंद कर ली और उसे उन्हें धमकाने की अनुमति दे दी, इस हद तक कि उन्होंने एक एंटी फेलिक्स एलायंस बनाया। जब भी उसने उनमें से किसी के साथ शरारत करने की कोशिश की, तो उन्होंने समूह बनाकर उसकी पिटाई कर दी। 2 साल जल्दी ही बीत गए। तब से फेलिक्स थोड़ा परिपक्व हो गया। उसने अपने चचेरे भाइयों को परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ एक शरारत के लिए पिटाई खाना उचित नहीं है। इसके बाद वह आलसी और अनुत्पादक हो गया। उसके स्कूल के अंक औसत से भी कम थे, जबकि उसके दोस्त दूसरी पीढ़ी के थे, नवधनी बच्चे थे जो दिमाग से नहीं बल्कि अपने लिंग से सोचते थे। यदि उनके पास एक है तो। कई वर्ष बीत गए और वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष तक पहुंच गया, जो 16 वर्ष की आयु थी। इसका कारण यह है कि परिवार में प्रत्येक छोटे सदस्य का संपूर्ण जीवन वयस्कता की परंपरा पर निर्भर करता है, जहां उन्हें 5 वर्ष की अवधि वाली परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। इस परीक्षण में यह आवश्यक था कि किसी मृत व्यवसाय को पुनर्जीवित किया जाए, जैसे दिवालियापन की कगार पर खड़ी कंपनी, नकारात्मक समीक्षा वाले रेस्तरां, ग्राहकों के बीच खराब प्रतिष्ठा वाले होटल या सामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन न करने वाले होटल। यदि जूनियर 5 वर्षों की अवधि में अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने में सफल हो जाता है, तो पारिवारिक बोर्ड उसे उस परियोजना के 49% शेयरों से पुरस्कृत करेगा। इसका मतलब यह था कि आपने जितनी बड़ी कंपनी या होटल का नवीनीकरण किया था, आपकी स्वीकृति भी उतनी ही बड़ी थी। रेस्टोरेंट में 49% शेयर, कार निर्माता कंपनी में 49% शेयर के समान नहीं थे। लेकिन अगर वे रिपोर्ट में शामिल हो गए तो उनके पास केवल 2 ही विकल्प बचेंगे। सबसे पहले ये कि वे अपने परिवार पर नियंत्रण या नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए, जबकि दूसरा ये कि वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप कोई भी व्यवसाय चुनें और उसे केवल 10% लाभ साझा करें। इस परंपरा के कारण ही परिवार बहुत आगे बढ़ रहा था, साथ ही अपने सुझाव के साथ बाहरी लोगों के हाथों में बीमारी के खतरे को भी सुरक्षित रखा जा रहा था। इस बीच फेलिक्स को टेस्ट या अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी। उसने वास्तव में इस रिजॉर्ट होटल को अपने प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से चुना था। वह सबसे दूर आराम करना चाहती थी। ... फेलिक्स अपनी पुरानी यादों से जागा जब वह अपनी युवा अवस्था के टूटे हुए हंसा पर गया, जिसके कारण वे रक्त संबंध एकीकरण के मामले में पीछे छूट गए थे। उन्होंने दुष्टतापूर्वक दोहराते हुए कहा, चूंकि मेरे प्रिय मित्र, भाई बहनों, प्रियजन वापस आ गए हैं, इसलिए आप परिवार से संसाधन प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं, क्योंकि मैं इस रिजॉर्ट होटल को दुनिया में सबसे अच्छा बनाया गया समुद्र तट, जहां केवल कुलीन लोग ही इस द्वीप पर कदम रख सकते हैं। इसके बाद वह जोर से हंसने लगा। उसकी टांगें लगातार लड़ रही थी। वह उन नारकीय ईगल से उतरने के बाद अपना पोर्टेबल वजन नहीं पा रही थी, और मुझे पता है कि ऐसा कैसे करना है। अध्याय 4, 3 विकल्प। अंततः होटल के भूतल पर पहुंचने के बाद फेलिक्स, जो समुद्र तट पर लंबी सैर करने की योजना बना रहा था, कुत्ते की तरह हौंकते हुए रेस्तरां के पास के दर्शन के लिए गया। अगर एडिटोरियल से नीचे उतरने से मेरा ये हाल हो गया, तो औषधि पर क्या होगा? जब वह उस दृश्य की कल्पना कर रहा था, तो उसकी पलकों को झपकाने वाले एक बर्तन को देखकर वह हैरान रह गया। उसने अपना सिर किराए पर लिया और अपने फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया। लीला, अगर मैं वापस लौट आया और देखा कि उड़ान ठीक नहीं हुई है, तो बेहतर होगा कि तुम उसकी टीम को जल्द से जल्द ठीक करवाओ। मैं भगवान का आशीर्वाद लेता हूं कि मैं यात्रा पर वापस लौट आया हूं। ऊपर चढ़ूंगा, समझी? लीला, जो शांति से अपने फोन पर खेल रही थी, ने फेलिक्स की चेतावनी सावधानी और शर्म से अपने चेहरे पर गम चिपका लिया। हाँ, युवा जी मास्टर, अगर आप वापस आए और पाया कि लिफ्ट का काम नहीं कर रहा है, तो मुझे मछली पकड़ने वाली मशीन से ऊपर ले जाने की बात मत कहना जब भी आप अपनी सवारी करने की अंतिम यात्रा पर पहुंचेंगे। लीला को आखिरी बात ही पछतावा हुई, क्योंकि वह ठीक से नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि वह हमेशा से फेलिक्स पर क्रश थी। उसकी भावनाएं सत्यता से काफी हद तक समझ में आने वाली थीं। वह एक आतंकवादी बच्चा हो सकता है, लेकिन वह सुंदर, अमीर और एक व्यावसायिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी था। मैं क्या करूं? उसने सोचा कि मैं अब एक साधारण लड़की हूं। वह लगभग दृश्य लगी। क्या हथियार लगता है कि मैं इतना प्यासा हूं कि मैं एक साथ जबरदस्ती करूं? वह अपना सिर पीछे की ओर फेंक गया और बड़ी मुश्किल से पीछे हट गया। फिर वह खुला प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। बस ठीक करने पर ध्यान दो, मैं 4 घंटे में वापस आ गया। यहां तक कि जब तक मैंने खुद को उसके सामने पेश किया, तब तक उसने एक भी कदम नहीं उठाया।
लीला ने उदास होकर अपनी चिंता की ओर देखते हुए कहा, अगर टिकट ठीक नहीं हुई तो कम से कम उसके पास मेरी पीठ पर सवार होकर झील से ऊपर जाने का मौका तो रहेगा। उसने लाल गालों के साथ धीरे धीरे कहा। फिर भी इससे पहले कि वह बहुत आगे बढ़े, उसने अपनी कट्टरता से बाहर महसूस किया कि यह उचित नहीं है। आखिरकार वह अकेली तो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती थी। फेलिक्स को वापस लादकर बाइक की तो बात ही छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से पहले कुछ मिनट तक तो ये बेकार था, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से दुखदाई हो जाएगा। बिना किसी देरी के लीला ने अपने फोन से वसूली करने वाले को फोन किया। हेलो मिस्टर क्लेड, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आपको कितने समय तक टिकट की भरपाई करनी होगी? 8 घंटे मिस लीला, अगर कुछ और होता तो उसे कम से कम 16 घंटे की जरूरत होती। फोन कॉल के दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आए। लीला को उसके जवाब से दिल बैठा हुआ लगा। ठीक है, मुझे इसे 4 घंटे में ठीक करवाना है। मुझे परवाह नहीं कि आप इसे ठीक करवाने के लिए क्या करते हैं। मुझे चाहिए कि जब युवा मालिक वापस आए तो ये ठीक हो जाए। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपको युवा मास्टर फेलिक्स द्वारा स्वयं पुरस्कृत किया जाएगा। और आप जानते हैं कि वह टिप देने में काफी उदार हैं। लीला को ऐसा वादा करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि यहाँ उसकी जान दांव पर लगी थी। चुनौती स्वीकार है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे 4 घंटे के भीतर ठीक कर दूंगा। जब आप युवा मास्टर से मिले तो मेरी ओर से कुछ अच्छे शब्द बोले। क्लेड ने उत्सुक स्वर में उत्तर दिया। लीला ने राहत की सांस ली और आश्वस्त होकर कहा, चिंता मत करो, युवा स्वामी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। धन्यवाद मिस लीला, अलविदा, मुझे अपने उपकरण तैयार करने हैं। अलविदा। उसने फोन कॉल समाप्त की और अपने सामने एक छोटा दर्पण पकड़े हुए अपने चेहरे से गम साफ करना शुरू कर दिया। पहाड़ी के ऊपर समुद्र तट के पास। अद्यतित अध्याय और novel.com। फेलिक्स को शिखर पर खड़े होकर पूरे रिजॉर्ट होटल को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए देखा जा सकता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि परिवार में कौन इतना मूर्ख है जो इस मूर्खतापूर्ण उद्यम में निवेश कर रहा है। आखिर किसने सोचा होगा कि उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य में एक निर्जन द्वीप के अंदर होटल बनाना एक अच्छा व्यावसायिक विचार होगा, जहां निकटतम भूमि अमेरिका थी तथा दोनों के बीच 3000 किलोमीटर की दूरी थी। यहां आने के लिए कौन पैसे देगा, क्योंकि इस द्वीप की एकमात्र उल्लेखनीय बात यहां की ताजी हवा और साफ समुद्र तट है। ऐसी चीजें जो हवाई या अन्य उल्लेखनीय स्थानों पर पाई जा सकती हैं। पूरे द्वीप में पर्यटकों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी अनोखा नहीं था। इसी वजह से पूरा रिजॉर्ट अपने निर्माण के बाद से 15 साल तक बिना किसी देखभाल के सड़ता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक भी जूनियर ने इस जगह को अपने पुनरुद्धार मिशन के लिए क्यों नहीं चुना। वे जानते थे कि परिवार द्वारा पूंजी के रूप में प्रदान की गई $30 मिलियन की दयनीय राशि के साथ इसे हासिल करना असंभव था। मानो ये राशि होटल, हवाई अड्डे, अस्पताल, बंदरगाह और अन्य बुनियादी इमारतों की मरम्मत के लिए पर्याप्त थी, जो द्वीप पर थी ही नहीं। सबसे बुरी बात यह थी कि फेलिक्स न तो ऋण ले सकता था और न ही किसी से सहायता मांग सकता था। इन सभी कमियों के साथ होटल को एक वृत्त व्यवसाय उद्यम के रूप में ही चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि इसे पुनर्जीवित करने में कोई भी सक्षम नहीं है। फेलिक्स की उपेक्षापूर्ण दृष्टि तुरंत ही प्रशंसा में बदल गई, क्योंकि होटल की स्थिति को देखते ही उसके मन में एक कुटिल योजना ने जड़ें जमा ली थी। एक ऐसी योजना जो असंभव को संभव बना सकती है अगर उसे सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। उसने अपनी जेब से एक कलम और एक छोटी नोटबुक निकाली और फिर बिना किसी जल्दबाजी के योजना के चरण लिखे। मेरी योजना तब शुरू होगी जब 15 दिन बाद सुप्रीमेसी गेम्स का निमंत्रण आएगा। उन्होंने लिखना रोक दिया और अपनी यादों में गहराई से झांकने लगे ताकि पता चल सके कि उस समय क्या हुआ था। दिनांक 2024/06/015 रात के 8 बजे था। पृथ्वी हमेशा की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, चंद्रमा हमेशा की तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और मनुष्य इस ग्रह पर अहंकारपूर्वक रह रहे थे। वे स्वयं को ये सोचते हुए पाते थे कि वे पशुओं और पृथ्वी से श्रेष्ठ हैं, जो उन्हें भोजन और आवास प्रदान करती है। वे गर्व से मानते थे कि वे ब्रह्मांड में एकमात्र बौद्धिक जाति हैं, क्योंकि वे अपने सौरमंडल के बाहर किसी भी जीवित प्राणी को खोजने में सफल नहीं हुए। लेकिन जब प्रत्येक जीव की चेतना में एक आवाज सुनाई दी तो उनके मन से ये सभी इच्छाधारी विचार दूर हो गए। पशुओं, मछलियों, पक्षियों से लेकर अंततः मनुष्यों तक किसी को भी नहीं बख्शा गया। जिस क्षण यह आदेश उनके दिमाग में गूंजा, मानो पूरी धरती मानो ठहर गई हो। हर कोई जो कुछ भी कर रहा था, सब बंद हो गया, चाहे वह सोना हो, सेक्स करना हो, गाड़ी चलाना हो, सेल्फी पोस्ट करना हो या पढ़ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह आदेश उनकी चेतना में प्रवेश कर गया और एक शांत स्वर में कहा गया, प्रिय आदिम पृथ्वीवासियों, हम अलेक्जेंडर किंगडम के स्काउटिंग और प्लांटिंग क्रू हैं, जिसके पास 10 जिले हैं, जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों सौरमंडल हैं। हमने आपके ग्रह की खोज संयोग से की थी जब हमारे इंटरस्टेलर समन्वयक उपकरण में एक छोटी सी जटिलता थी। अब जब हमने अपना परिचय ठीक से दे दिया है तो चलिए काम पर आते हैं। सुप्रीमेसी गेम्स एलायंस संधि के आधार पर SGA नियमों की पुस्तक में नंबर 12 हम आपके पास मौजूद 3 विकल्पों के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं। पहला विकल्प यह है कि आप सिकंदर साम्राज्य के अधीन हो जाएं और अपने शाही परिवार के प्रति शाश्वत वफादारी की शपथ लें, जिससे आप अन्य आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा विकल्प है मना करना और हमारे स्काउटिंग बेड़े द्वारा आक्रमण और लूटपाट करवाना। आपकी तकनीक के आदिम स्तर के आधार पर हमारे आई ने गणना की है कि आपकी जीत की संभावना 0.000000000001% है। आपके लिए ड्रॉ होने का एकमात्र व्यवहार्य तरीका यह है कि किसी संयोग से सूर्य सुपरनोवा बन जाए और हम दोनों को एक साथ नष्ट कर दे। आखिरी विकल्प सुप्रीमेसी गेम एलायंस में शामिल होना है, जो आपके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा यदि आपने इसके नियमों को नहीं तोड़ा। तीसरे विकल्प के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसे केवल व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अपने ग्रह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को भेजने के लिए 7 दिन है, ताकि वह हमें अपना अंतिम निर्णय दे सके। आप अंटार्कटिका के मध्य में हमारा अस्थायी बेस पा सकते हैं। निर्देशांक यहाँ है 76.299965 148.00302
हम आपसे अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अब दिमाग का संचार बंद हो जाएगा। जैसे ही प्रसारण समाप्त हुआ, सभी लोग अवाक रह गए। कई तरह की भावनाएं उनके दिमाग में उथल-पुथल मचा रही थी। सदमा, भ्रम, अविश्वास और अंत में डर, हड्डियों को कंपा देने वाला डर जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और वे उस पर विश्वास करना भी नहीं चाहते थे। पुल के नीचे हर इंसान, पुरुष, महिला, बूढ़ा, जवान, किसी देश का राष्ट्रपति या बेघर व्यक्ति। इस सैद्धांतिक तथ्य से पता चलता है कि उनकी संपूर्ण जाति, उनकी कथित उन्नत तकनीक के बावजूद, अन्य संकेत के लोगों द्वारा आदिम मनी का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें ये पता चला कि वे एक सिद्धांत की तलहटी में बस दिखा थे, जो छेद के माध्यम से केवल आकाश का था एक छोटा सा हिस्सा ही देखा जा सकता था और उसकी विशालता को नहीं देखा जा सकता था। 15 जून 2024 रात के 8 बजे उस दिन से एक लंबी अवधि की शुरुआत हुई जिसे कहा जाता है महान अराजकता। अध्याय 5, महान अराजकता। इस संक्रमण के कारण एक दिन में 50 लाख से अधिक लोग मारे गए। जिन बुजुर्गों को हृदय संबंधी विकार थे, उनकी मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई, क्योंकि उनके हृदय की बीमारी को सहन करने में असमर्थता थी, जिसके कारण प्रसारण समाप्त होने के बाद उनका रक्तचाप अपनी सीमा तक बढ़ गया था। प्रसारण के दौरान और उसके बाद अस्थायी शून्यता के कारण स्केल ने अपने समूह पर नियंत्रण खो दिया। इसके कारण दुनिया भर में राजमार्गों और सड़कों पर हजारों वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हवाई जहाज के पायलट, जो हवाई जहाज के नमूने वाले थे, ठीक से उतरने में लगे हुए थे, और इसका कारण ये भी था कि जो हवाई जहाज के पायलट थे। उड़ान के दौरान विमान एक दूसरे से टकरा गया क्योंकि हवाई यातायात नियंत्रण टावर ने उन्हें अपने प्रस्थान की सूचना नहीं दी थी। हर संस्थान जो गंभीर ऑपरेशन कर रहा था, उसने गलतियां की जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। रेलगा की भव्य प्रतिमा दिखाई दी और कई अन्य दुर्घटनाएं घटी। उस दिन आकाश से आग की लपटें और मौतें बरसती रहीं। दुनिया की हर सड़क मदद की भीख मांगते लोगों की चीख पुकार से भरी हुई थी और हजारों मौतें जमीन पर बेजान पड़ी थीं। कुछ विमान ठीक से उतर नहीं पाए या कुछ समय पर रुके नहीं मिले, जिससे हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हो गया और वे हवाई अड्डे की संरचना से अलग हो गए। अस्पताल में एक मरीज से सबसे पहले पड़े थे जो अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया, और एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर मर गया, और भी एक मरीज के दिल का दौरा पड़ने से मरीज की हालत खराब हो गई। फिर भी यह तो केवल महान अराजकता की शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वह वास्तविक अराजकता थी। 8 लोग तब बुरी तरह डर गए जब उन्हें एहसास हुआ कि पूरी धरती पर हर कोई एक ही रसायन सुन रहा है, न कि बस वे ही। इस तरह की कार्रवाई करने के लिए उनके दिमाग में अथाह शक्ति छिपी हुई थी। ब्रेव लोग ऑर्डर के कारण उत्पन्न होने वाली ज्वालामुखी स्थिति को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकल आए, जबकि ड्राइट ब्रेन वाले लोग अपने और दरवाजे बंद करके टीवी और इंटरनेट पर समाचार पढ़ रहे थे, जो हैशटैग का उपयोग करके अपने देश में हुई सिद्धांत की तस्वीरें और वीडियो को साझा करने वाले लोग से जुड़े हुए थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये बाहरी लोग कोई पोस्ट नहीं कर रहे थे, और अगर उनके राष्ट्रपति ने उनके साथ युद्ध करने का फैसला लिया तो वे सीधे तौर पर आक्रमण कर देते हैं, और इसलिए उन्होंने भविष्य के डर से अज्ञात खाद्य पदार्थ, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने और लूटना शुरू कर दिया। जबकि विलासिता सामग्री के उत्पाद बहुत कम हो गए, जो उनके मूल मूल्य के 5% तक भी नहीं पहुंच पाए। सोना, चांदी, रत्न, धातु, वैज्ञानिक और वे सभी संसाधन खोज की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं था। उन्हें अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के बदले में कुछ एलियंस पत्थरों की तरह बाजार में फेंक दिया गया। फिर भी किसी ने उन्हें मूर्ति या मूर्ति की जहमत नहीं बताई। आखिर किस धातु के एक टुकड़े पर अपनी जगह टूटती है जिसका मूल्य केवल 100 समय में होता है, और यह समय निश्चित रूप से अल्कोहल के रूप में नहीं था। इस बीच दुनिया के देशों के राष्ट्रपति और राजा नागरिकों को भी सबसे ज्यादा डराया जा रहा था, क्योंकि वे ध्यान के केंद्र में रहना और अपने देश में सर्वोच्च सत्ता को बनाए रखना और जनता की आस्था को नियंत्रित करना चाहते थे। लेकिन अब जब उन्होंने यह आदेश दिया तो सब कुछ एक बड़ा मजाक में बदल गया। वे जानते थे कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। आक्रमणकारियों की शक्ति का एक छोटा सा नमूना ही दुनिया भर में 5 मिलियन लोगों को मार सकता था। इसलिए निर्णय लेने के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ही एक साथ हो सकते थे। 7 दिन बाद देश ने अपने अंतरिक्ष यान की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए मतदान किया। एक दिन बाद प्रवक्ता ने डर और उत्साह के भाव के साथ अपना अंतरिक्ष यान छोड़ दिया। विश्व नेताओं के अलावा किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने वहां क्या देखा और सुना। सभी को केवल यही पता था कि प्रवक्ता ने तीसरा विकल्प चुना था, जिसमें सुप्रीमेसी गेम्स अलायंस शामिल थे। फेलिक्स, जो अपने विचारों में डूबा हुआ था, अकल्पनीय अलौकिक हवा के चुराए से जाग। उसे एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है, इसलिए वह अपनी योजना के विवरण से भरी डायरी बंद कर दी और होटल लौट आए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि नौकर, चाकर और अंगरक्षक एक छोटे से क्षेत्र में सामूहिक रूप से मध्यम आवाज में गपशप कर रहे थे। वह उस स्थान की ओर उत्सुकता से काम करने लगी। जैसे ही वह पहुंचा, वह भीड़ के बीच हिलने लगा। मुझे जाने दो, मुझे निकल जाने दो, दयालु मेरे पैर पर रखे पैर। जब अंगरक्षकों ने फेलिक्स की आवाज सुनी तो उन्होंने डकैतों को धक्का देकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो निर्माण कार्य का कपड़ा पहन रहा था और उसके कमर में धातु के कुछ छुक लगे थे, वह जमीन पर लेट गया। उसकी एक भुजा विपरीत दिशा में मुड़ी हुई थी, जबकि उसकी सुई का एक हिस्सा दफनाया गया था। उनके बगल में एक पुरुष और एक महिला थी, जो डॉक्टर के रूप में सफेद कोट पहने हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति के रक्त प्रवाह में सुई डाली जा रही थी, जो फूलदान की तरह टूटा हुआ था, और दूसरा उसके नमूनों की जांच कर रहा था। यह देखकर फेलिक्स को बुरा लगा। उन्होंने अपने बगल में जैक को धक्का दिया और जोर जोर से पूछा, मुझे बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ? मैं अपने लोगों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जैक ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, युवा मास्टर, ये क्लेड है, आइलैंड पर लीज लेने वाला है। दुर्भाग्य से जब वह ठीक हो रहा था तो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। वह असमंजस में सिर खुजलाते हुए आगे बोला। किसी कारण से वह इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए दौड़ रहा था, जैसे कि वह किसी के साथ दौड़ रहा हो। फिर भी सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने इसे ठीक करने में केवल 3 घंटे लगाए।
लेकिन जैसे ही वह जश्न मनाना चाहता था, वह धातु का खंभा जिससे वह लटका हुआ था, जंग लगने के कारण आधा टूट गया। इस वजह से वह नीचे गिर गया। उन्होंने राहत की सांस ली, शुक्र है कि लिफ्ट की छत उसके पास थी, इसलिए वह बुरी तरह घायल था, लेकिन पूरी तरह मरा नहीं था। लीला ने उसकी हालत जांचने के लिए आइलैंड अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाया। फेलिक्स ने जैक को उसकी अनुपस्थिति में घटित घटनाओं के बारे में बताते हुए कठोरता से सुना। मैं समझता हूँ, सौभाग्य से वह मरा नहीं है। जाकर लीला को सूचित करो कि वह मेरे नाम से उसके चिकित्सा बिलों का ध्यान रखे और अस्पताल में उसे जो भी चाहिए वह सब उपलब्ध कराए। जैक ने सोचा कि फेलिक्स दयालु है, उसने सीना तानकर उत्तर दिया, जैसा आप चाहते हैं युवा स्वामी, ये वास्तव में हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम आपके अधीनस्थ हैं। फेलिक्स ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे इस पर संदेह है। अगर मैं लीला को अपना अनुरोध पूरा करने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर न करता तो वह अभी भी ठीक रहता। वह पलटा और भौहें सिकोड़ते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ा। यह मेरी निर्णय क्षमता में दूसरी चूक है। मैं अभी भी इस तथ्य का आदी नहीं हूं कि धरतीवासियों का शरीर अभी भी नाजुक है जो एक गलती से मर सकता है। वह एक पल के लिए लिफ्ट को घूरता रहा और फिर धीरे से बोला, मिस्टर क्लेब, चिंता मत करो, आपके शरीर को फिर से अपने चरम रूप में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, क्योंकि आमंत्रण बस कोने पर ही है। अब समय आ गया है कि मैं अपने कमजोर शरीर के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दूं, अन्यथा मैं अपनी ताकत का अधिक आकलन करने के कारण देर सवेर मर जाऊंगा। उसने आखिरी बार लिफ्ट की तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। उसने अपने सुइट तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ने की योजना बनाई, जो 30वीं मंजिल पर था। जैसे ही वह चेहरे पर दृढ़ निश्चय के साथ चढ़ने लगा, उसने देखा कि लीला एक सीढ़ी पर बैठी रो रही है। फेलिक्स ने यह दृश्य देखकर आह भरी और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसके कंधे को धीरे से थपथपाया और माफी मांगी, मुझे खेद है कि तुम्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा। क्लेब, चोटों का पूरा दोष मुझ पर है, इसलिए इसके लिए खुद को मत कोसना, क्योंकि मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फेलिक्स ने बिना उसके जवाब का इंतजार किए सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने उसे जोर से कहते हुए सुना, युवा मास्टर फेलिक्स, लिफ्ट ठीक है, फिर भी तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं, इसलिए आप लोग इसका इस्तेमाल करें। अब से मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल केवल अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ही करूंगा। इस बीच उसका असली विचार वास्तव में उनका उपयोग करके अपनी सहनशक्ति को लगातार प्रशिक्षित करना शुरू करना था। आखिरकार वह बस इंतजार नहीं कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि निमंत्रण 15 दिन बाद आएगा। बेहतर होगा कि उसका अध्ययन किया जाए ताकि उसके शरीर को नारकीय पीड़ा के लिए थोड़ी सी तैयारी हो जाए, जो उसे रक्तरेखा तैयार करके जगने की कोशिश करने में समय लगेगा। 15 मिनट बाद फेलिक्स अपने घर पहुंचते ही बेचैनी के बल पर बैठ गया और हर सेकंड तेज सांसें ले रहा था। उसने नौकरों को गिनने की कोशिश की, लेकिन उसका बच्चा कर्कश आवाज दूर तक नहीं जा सका। इसलिए वह मैनली से हार गई और जहां कहीं जमीन पर लेट गई। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। क्या मैं हर दिन के हिसाब से ऐसा कर सकता हूँ? मेरी सहनशक्ति के खाते से यह प्रभावी लगता है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और होने की कोशिश की। अपने आप पर एस्थेटिक पाओ फेलिक्स, आप अपने पिछले जन्म में लाइसेंसधारी थे और इसकी कीमत चुकाई गई थी। अब समय आ गया है कि एकीकरण को चयन से लिया जाना शुरू हो जाए, और पहला कदम विनाश की उन सिद्धांतों पर विजय प्राप्त करना है। इसके बाद वह दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। कुछ मिनट बाद उसने अपने कपड़े उतारे और पायजामा पहना और बंद करके आराम से बैठने के लिए लेट गई। वह बहुत थक गया था।